नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और अब देखिए बुलेट की रफ्तार से खबरें। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर तैयार हैं पिछले 24 घंटे की सारी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के डिग्री कोर्स को लेकर बड़ा विवाद। यूजीसी का आदेश, कॉलेज 3 साल के कोर्स में ही ले नए एडमिशन। सोमवार को बैठक में होगा फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला शुरू होने में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अब तक 4 साल के कोर्स को लेकर पेच फंसा हुआ है। यूजीसी ने रविवार को भी बैठक कर डीयू के सभी कॉलेजों को 3 साल के कोर्स में ही दाखिला लेने का आदेश दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी की दलील है कि यूजीसी के आदेश उस पर लागू नहीं होते। इस बीच यूजीसी ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। ये कमेटी इस विवाद को सुलझाएगी। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक भी सोमवार को होने वाली है। यूजीसी और डीयू के बीच तनातनी में लाखों छात्र फंसे हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ऑनर्स की डिग्री के लिए उन्हें 4 साल की पढ़ाई करनी होगी या 3 साल में सिर्फ उन्हें बैचलर की डिग्री मिलेगी। डीसी को तो सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार मानती हूँ कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो यूजीसी में 6 महीने पहले उस कोर्स को भेजें। वो हमारे कुलपति हैं, उनको यूनिवर्सिटी के प्रति जिम्मेदार, अपने स्टूडेंट्स के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था। और यूनिवर्सिटी में अंदर भी किस तरह से उन्होंने चलाया है, बिना कोई कंसल्टेशन के, डरा धमका के, एकदम मतलब डिसेंट को क्रश करके, ये हम ही लोग जानते हैं। डीसी को कंसल्ट ही नहीं किया। 6 महीने पहले कोर्स स्टार्ट करने की इनको यूजीसी में कोर्स भेजना था। इन्होंने कोर्स 1 महीने पहले तैयार किया, जून में तैयार किया, जुलाई में कोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। यूजीसी में भेजने का कोई सवाल ही नहीं था। तो जो इन्होंने इतना बड़ा उल्लंघन किया, तो इसके बेसिस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है यूजीसी के थ्रू, तो एकदम सही कर रही है। रेल किराए को लेकर चौतरफा घिरी बीजेपी के अंदर भी अब विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े रेल किराया बढ़ाने के विरोध में खड़े हो गए हैं। तावड़े ने बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से रेल किराया कम करने की अपील की है। 115 रुपए का मंथली पास 330 रुपए बढ़ना, ये मुंबई के रोज जो मजदूरी करने वाला, काम करने वाला मुंबई का व्यक्ति है, उसके लिए काफ़ी भारी हो रहा है। नम्र अनुरोध किया आदरणीय राजनाथ जी से कि ये जो बढ़ोतरी है उस पर आप कुछ रोक लिया जाए, उस पर फेर विचार किया जाए। और आदरणीय राजनाथ जी ने कहा है कि मैं रेल मंत्री, वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करके इस बारे में आपको कहूँगा। विनोद तावड़े के मुताबिक राजनाथ सिंह ने उनकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। किराया बढ़ाने से सरकार की सहयोगी पार्टियां भी नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि रेल का किराया घटाया जाए। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा और बीजेपी की 27 साल पुरानी सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि वो रेल यात्री किराए और माल भाड़े में हुई बढ़ोतरी से खुश नहीं है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। पार्टी के सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि फैसला वापस लिया जा सके। गरीब आदमी इतनी बढ़ोतरी नहीं सह सकता। अगर फैसला वापस लेना संभव नहीं तो इसे कम जरूर किया जाए। रेलवे ने सभी क्लास के टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं और इस कदम के साथ ही लोकल ट्रेन के किरायों में भी 200% तक का इजाफा कर दिया है। मुंबई शहर में इसका खासा असर पड़ने जा रहा है। रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है। भोपाल और मेरठ में कुछ देर के लिए ट्रेनें भी रोकी गईं। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेल रोककर रेल किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया। वहीं मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आधे घंटे तक रेल यातायात ठप कर दिया। वहीं दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर लगातार विरोध कर रही दिल्ली कांग्रेस ने अब रेल किराए को भी मुद्दा बना लिया है। वृद्धि को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ट्रेनें रोकने का आंदोलन भी तेजी से शुरू करने वाली है। हम किसी भी दिन किसी भी रेलवे स्टेशन पर कहीं भी ट्रेन रोक सकते हैं। विपक्ष सरकार पर बढ़े हुए रेल किराए को वापस लेने का दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं।
मोदी सरकार ने आते ही एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के किराए में 14.2% की वृद्धि कर दी है। वहीं माल भाड़े में भी बड़ी वृद्धि की गई है। ये जो फैसला था ये पहले ले लिया गया था। उस समय मौजूदा सरकार ने इसको घोषणा नहीं करी थी, लेकिन इसके सारे आंकड़े जो उन्होंने बजट बनाए थे उसमें रखे गए थे। इस समय वो जो फैसला लिया गया है वो 16 मई को, जो हमने बजट में जो कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के समय ये घोषणा की थी कि किराए बढ़ाए जाएंगे, तो उस समय आदेश को वापस लिया गया था। पुरानी सरकार ने जो घोषणा की थी उसी को कार्यान्वित किया है, उसमें कोई अब तब्दीली नहीं की गई है। रेलवे बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि ये ज़रूरी था और इसके बिना रेलवे की सेहत को जो है वो झटका लग सकता था। स्विट्जरलैंड की सरकार वहां के बैंकों में काला धन रखने वाले भारतीयों की सूची भारत सरकार को सौंपेगी। स्विट्जरलैंड की सरकार का कहना है कि ऐसी एक सूची तैयार की जा रही है। देश का काला धन विदेशी बैंकों, खासकर स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखने वाले भारतीयों की लिस्ट जल्द ही भारत सरकार तक पहुंच सकती है। पीटीआई के मुताबिक स्विट्जरलैंड की सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में जानकारियां जल्द साझा की जाएंगी। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि स्विस बैंकों में जिन भारतीयों का पैसा जमा है उसमें करीब 40% की वृद्धि हुई है और अब ये संख्या बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की चुनौती। दम है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिखाए बीजेपी। दिल्ली के आदर्श नगर में ई रिक्शा चालकों की रैली में केजरीवाल ने बीजेपी को बिजली पानी से लेकर महंगाई के लिए जमकर कोसा। इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी को खुली चुनौती दी कि वो आपके एक भी विधायक को तोड़ नहीं सकती। बीजेपी वाले रोज खड़े होकर कहते हैं आम आदमी पार्टी के 4 टूट के आ रहे हैं, 5। अरे तुम्हारे में चैले निकलता हूँ, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी, एक तोड़ के दिखा दो तुम आम आदमी पार्टी का। भाजपा वालों, कौन से सपने में जी रहे हो तुम लोग? आम आदमी पार्टी के एमएलए ऐसे वैसे एमएलए नहीं है। तुमको पता नहीं है किस मिट्टी के बने आम आदमी पार्टी के एमएलए। मर जाएंगे, कट जाएंगे। देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे हमारे यहाँ। केजरीवाल इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने हाल ही में इशारा किया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सिंह चौहान के परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर भर्ती में 19 ऐसे लोग भर्ती किए गए हैं जो साधना सिंह के मायके गोंदिया के रहने वाले हैं। परिवहन निरीक्षक की जो एग्जाम हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी का ससुराल गोंदिया, उससे 19 लोगों का चयन हुआ है। कांग्रेस ने एक मोबाइल नंबर जारी का दावा किया है कि नंबर शिवराज सिंह के मामा का है, जिसका उपयोग घोटाले में किया जाता रहा था। मगर शिवराज सिंह के परिवार का कहना है कि शिवराज सिंह के ऐसे कोई मामा नहीं है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दिग्विजय के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह को व्यापम घोटाले की पूरी जानकारी थी। व्यापम घोटाले में एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नया नाम शिवराज के ही उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। विजयवर्गीय पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि इस घोटाले की जानकारी सीएम को थी और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कॉल रिकॉर्ड उजागर किए जाएं तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी को न केवल इसकी जानकारी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री पर भी पुलिस शिकंजा कस चुकी है। व्यापम घोटाले को लेकर आरोप झेल रही बीजेपी ने इस पूरे मामले पर दी है अपनी सफाई। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस अब आरोप पार्टी बन गई है। कांग्रेस जो है वो आरोप पार्टी बन गई है और हर दिन जो है वो एक नया एलिगेशन, हर दिन एक नया आरोप। को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको देश की जनता किस ने जो जनादेश दिया है, वो जनादेश जो है वो इस आरोप को सुनने के लिए और इस तरह के नॉन सीरियस और जिसका कि कोई अर्थ ना हो उस तरह के एलिगेशंस को लगाने के लिए। अपनी सफाई में बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पर तोहमत मढ़ रही है। व्यापम घोटाले में लग रहे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने हैरानी जताई है और कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की आंच शिवराज सरकार के मंत्रियों से होती हुई केंद्र के मंत्रियों तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले के तार उमा भारती से भी जुड़े हैं, लेकिन उमा भारती ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
इसमें मैं एक क्योंकि हर एक जगह पे मैं इसका जवाब दूं तो इसको महत्व मिलता है बात को, तो इसीलिए अभी मैंने तुरंत, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न कर लिया, मैंने अभी रास्ते से ही भोपाल से कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति तैयार करूँ, वो अभी आपके बीच में सर्कुलेट हो जाएगी, उस पर मेरा स्टेटमेंट है। रेल किराया बढ़ा है। मध्य प्रदेश का व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाला आखिर है क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल व्यापम घोटाला दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में धांधलियां हुई, वहीं दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए हुई प्रवेश परीक्षाओं में भी गड़बड़ी करके नाकाबिल लोगों को नौकरियां दी गयी। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फिलहाल शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बार का चुनाव हार चुके लक्ष्मीकांत शर्मा के करीबियों पर मेडिकल और सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप है। इराक में अगवा भारतीयों की सकुशल वापसी की उम्मीद जगी है। बंधक बने भारतीयों से मध्यस्थ के जरिए सरकार का संपर्क कायम हो गया है। अखबार टेलीग्राफ की एक खबर के जरिए पता चला है कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुन्नी विद्रोहियों के कब्जे में फंसे भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित हैं। मंत्रालय के मुताबिक उन्हें इकट्ठा निकालने की बजाय छोटे छोटे जत्थों में निकालने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इस बीच इराक में फंसे राजस्थान के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखी है। 10 जून को इराकी शहर मोसुल में विद्रोहियों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 40 भारतीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। इराक से सुरक्षित वापस लौट आने के बाद बेहद खुश है इंदौर के रतलाम वाला का परिवार। ये लोग वहां जियारत करने गए थे। इराक से सुरक्षित वापस लौट आने की खुशी इस दंपति के चेहरों पर साफ झलक रही है। 3 जून को मोहम्मद रतलाम वाला और उनकी पत्नी इराक के नजफ और करबला में जियारत करने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद वो वहीं फंस गए और इराक के स्थानीय लोगों की मदद से देश वापस लौट सके। वहाँ पूरा बंद था, कुछ भी कनेक्शन नहीं था कि हम बात कर सके नेट के थ्रू या कुछ फोन के थ्रू। हमारे कांटेक्ट यहाँ टूट चुके थे पूरी तरह से और पूरा बंद कर दिया था। हम लोग को ये काफी लोग ने सपोर्ट किया, मिलिट्री लोग ने हमारे, इसलिए हम लोग सकुशल लौट गए बस। मोहम्मद रतलाम वाला के मुताबिक इनके साथ गए सभी लोग वहाँ सुरक्षित हैं। इराक में लगातार बढ़ते तनाव के बीच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। तो इराक में आतंकवाद और दहशतगर्दी चल रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और एक ऐसी आवाज़ उठाएं कि यहाँ से उठने वाली आवाज़ हमारे वजीर आजम की आवाज़ बन जाए और वो यूनाइटेड नेशन में इराक के मजलूमों की बात करें। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ इराक में जो बढ़ती हुई टेंशन है उसके बीच में सरकार को अब फैसला जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि वहाँ पर न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि सभी धर्म के लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और इन सभी को जल्द से जल्द मदद पहुँचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने देखा, यूजीसी ने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज में 3 साल के कोर्स में ही एडमिशन हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी के आदेश को मानने को तैयार नहीं और स्विस सरकार काले धन वाले भारतीयों की लिस्ट देगी। अमेरिका से मुंबई पहुंच गई हैं अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुंबई पुलिस को प्रीति जिंटा के बयान दर्ज करने हैं। ये बयान मुंबई पुलिस कल ले सकती है और ये मरीन ड्राइव पुलिस थाने में न होकर किसी होटल में लिए जा सकते हैं। नेसवाड़िया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा विदेश चली गई थी। इस केस में मुंबई पुलिस को प्रीति के विदेश से वापस लौटने का इंतजार था। अब जब प्रीति जिंटा अमेरिका से वापस लौट चुकी हैं, तो मुंबई पुलिस प्रीति का बयान दर्ज करेगी। प्रीति ने अपने बॉयफ्रेंड रह चुके नेसवाड़िया पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया है। प्रीति ने आरोप लगाया है कि 30 मई को आईपीएल मैच के दौरान नेसवाड़िया ने उससे बदसलूकी की थी। प्रीति जिंटा से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने करीब 1 दर्जन सवालों की सूची तैयार की है। प्रीति जिंटा नेसवाड़िया केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा से पूछे जाने वाले सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। एबीपी न्यूज के पास वे संभावित सवाल हैं जो प्रीति जिंटा से पूछे जाएंगे। मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा का बयान किसी होटल, वानखेड़े स्टेडियम या बीसीसीआई के दफ्तर में दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस प्रीति से इन सवालों का जवाब जानना चाह रही है। कब, कहां और कैसे हुई बदसलूकी की घटना? टीम स्टाफ के सामने क्या घटना हुई? प्रीति जिस सीट पर बैठी थी वहां आसपास कौन था? सीटों को लेकर विवाद की वजह क्या थी? प्रीति के साथ कब से बदसलूकी कर रहे थे नेसवाड़िया? साल 2009 में प्रीति जिंटा नेसवाड़िया से अलग हुई थी। अपनी पूछताछ में पुलिस प्रीति जिंटा से ये भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या अलग होने के बाद से ही नेसवाड़िया प्रीति जिंटा को परेशान कर रहे थे। 3 दिनों
के विरोध प्रदर्शन के बाद अब कैंपाकोला रहवासियों ने ये तय किया है कि अपने घरों को वो बीएमसी को सरेंडर करेंगे। बिजली और साथ ही गैस कनेक्शन काटने आ रहे लोगों को बीएमसी के कर्मचारियों को वो अनुमति देंगे। ऐसा क्या हुआ सीएम की मीटिंग में? हम जब सीएम साहब से जाके मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और स्टेट की तरफ से वो हमें जितना हेल्प कर सकते हैं वो हमें करेंगे। दैट्स प्रोवाइडेड कि हम सुप्रीम कोर्ट का पालन करें। अगर पानी का कनेक्शन और गैस का कनेक्शन काटा जाएगा तो जाहिर सी बात है इन घरों में, इन फ्लैटों में आप रह नहीं सकते, तो ये सरेंडर करने की तरह ही है। नहीं, ये सरेंडर करने की तरह नहीं है, इसमें बहुत फर्क है। हम यदि हमारा घर यहाँ पर है और हम यहीं पर ही रहेंगे, और जब सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हमें हेल्प करेंगे, हमने मांगा है ये हेल्प कि आज जो एफएसआई के अंदर है, जो हमें वापस इसको बनाने का हक दिया जाए। उन्होंने इतना कहा है कि आपके जो घर एफएसआई के अंदर है, जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, हम वो घर हम वापस बनाने का हमें हक मिलेगा। से बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई दरवाजे खुले हैं। रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आज, क्योंकि 4, साढ़े 4, 5 बज गई है, तो आज से ना करें, कल सवेरे से करें। मगर अगर वो चाहे आज से करना तो आज से भी हम तैयार हैं। बीएमसी के आला अधिकारियों के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अभी भी इस स्टैंड पर वो कायम है कि अपने घरों से वो बाहर नहीं निकलेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में 24 घंटे के भीतर 5 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पहले मामले में एक पार्टी लॉन के भीतर 2 लोगों के बीच कहासुनी के बाद तलवारबाजी हो गई। रशीद खान और अब्दुल बेग नाम के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद कलमना इलाके में शराब के दुकानदार बाला राह गडाले को मार डाला गया। हसनबाग इलाके में भी गैंगवॉर के दौरान जलील शेख नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। सभी वारदात शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार रात 12 बजे के बीच हुई हैं। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। क्या कोई शख्स अपनी ही मासूम बच्ची और पत्नी की कर सकता है हत्या? राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक शख्स पर लगा है अपनी ही बच्ची और पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप। आदर्श नगर के रामेश्वर नगर इलाके के इसी मकान में रहता था अजीत का परिवार। आरोप है कि बीती रात अजीत ने अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची और पत्नी शालिनी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही शालिनी और अजीत के बीच तलाक हो गया था, लेकिन बाद में फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। शालिनी के परिजनों ने दहेज की वजह से हत्या करने का आरोप लगाया है। लड़ाई होती रहती थी, फिर हमारे घर पे रहती थी, तो जाते थे तो भी मतलब भेज देने के बोलते रहते थे, मतलब दहेज में, मतलब किसी भी चक्कर में मतलब करना था उनको कुछ। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अजीत ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। यूपी की पुलिस भले ही अपराधियों के सामने बेबस हो, लेकिन गरीब और असहायों के सामने वो अपनी बहादुरी दिखाने से नहीं चूकती। मामला कानपुर के कल्याणपुर का है। कानपुर के कल्याणपुर में अतिक्रमण हटवाने पहुंची पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने सड़क पर घसीट कर पीटा। पुलिस के साथ कानपुर नगर निगम के कर्मचारी भी थे। दोनों ने मिलकर निहत्थे लोगों पर जमकर लाठियां भी बरसाईं। पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बाद हंगामा शुरू हो गया और नगर निगम को अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकना पड़ा। यूपी के बुलंदशहर में एसपी विधायक गुड्डू पंडित की सरेआम गुंडई का मामला फिर सामने आया है। आरोप पार्टी से जुड़े ग्राम प्रधान के सिर फोड़ने का है। प्रधान संजय शर्मा के मुताबिक उन्होंने यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के एक कार्यक्रम में शिकायत की थी कि विधायक गुड्डू पंडित ने बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठे हैं। संजय के मुताबिक शिवपाल के जाने के बाद गुड्डू पंडित और उनके साथियों ने रिवॉल्वर की बट से इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गए। विधायक की गाड़ी गई वहाँ से और गाड़ी से उतरा और हाथ में पिस्टल ले रखी थी और आते ही आगे कि तू कैद करके आया हमारी, और मेरे सिर पे आगे पिस्टल आई। 4-5 आदमी और थे, उनकी जिन्हें पहचान नहीं कर पाया विधायक गुड्डू। यूपी में बीजेपी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। मामला शनिवार को दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी से जुड़ा है। मेरठ में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंक डाला। बीजेपी के मुताबिक शनिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन की आड़ में बीजेपी के दफ्तर और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। लखनऊ की घटना पर बीजेपी वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। यूपी में आज होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले ही पर्चा हो गया है लीक।
पर्चा लीक होने के बाद आज की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूपी में मेडिकल के लिए CPMT परीक्षा कराती है। इस साल की परीक्षा आज होनी थी, लेकिन इससे पहले ही गाजियाबाद में पर्चा लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। रिपोर्ट हमारे आई है कि संभवतः बॉक्स में गाजियाबाद में टैंपरिंग हुई है, तो अगर इस तरह की संभवतः जाहिर की गई है तो हम लोग इम्तिहान आगे नहीं करा सकते। CPMT के लिए अब दोबारा परीक्षा 20 जुलाई को होगी। CPMT की परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि पर्चा लीक होने का मतलब है कि मेहनती और काबिल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। पेपर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। प्रिपरेशंस के बाद हम लोगों का एग्जाम काफी कैंसिल हो गया। बहुत बड़ी समस्या है सर। जिला बहराइच से 2000 रुपए किराया, 1000 रुपए खर्च करके आते हैं। फिलहाल अभी तो काफी बुरा फील हो रहा है, बट ये भी सही है कि अगर पेपर जहाँ लीक हुआ है सर, उससे हमें ही इंजस्टिस होती है हमारे साथ ही। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं के पर्चे को लेकर तमाम सावधानी बरतने के बाद भी दलाल इन पर हावी हो रहे हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम। कप्तान धोनी ने कहा, पिछली बार की हार का दाग धोने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम को 5 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेलेगी। इसके साथ एक T20 मैच भी दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 9 जुलाई से शुरू होगा, वहीं आखिरी और 5वां टेस्ट 19 अगस्त को खत्म होगा। पहला वनडे 25 अगस्त को खेला जाएगा। मेसी के शानदार गोल के बदौलत अर्जेंटीना ने ईरान को 1-0 से हरा दिया और फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इंजरी टाइम के पहले ही मिनट में मेसी ने ये गोल दाग दिया। 90 मिनट तक अर्जेंटीना की टीम गोल करने के लिए संघर्ष करती दिखी। कुछ अच्छे मूव भी बनाए, लेकिन ईरान के डिफेंस को भेदने में नाकाम रही। लगा मैच ड्रॉ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेसी ने बेहतरीन कर्व शॉट लगाकर गेंद को गोल में घुसा दिया। इस गोल के साथ ही मेसी ने फुटबॉल विश्व कप में 3 गोल कर दिए हैं। मेसी ने अपना पहला गोल 2006 विश्व कप में किया था। आपका पसंदीदा कार्यक्रम 24 घंटे 24 रिपोर्टर कल रात 10 बजे से आपको एक नए जोश, नए अंदाज में देखने को मिलेगा। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सोमवार रात 10 बजे से। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सोमवार रात 10 बजे से। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सोमवार रात 10 बजे से। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सोमवार रात 10 बजे से। तो देखना ना भूलिए हर रोज शाम 5 बजे, रात 10 बजे 24 घंटे 24 रिपोर्टर एक नए अंदाज में। इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABP न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज रात 10 बजे से। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज रात 10 बजे। नया रंग, नया जोश मेरे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज रात 10 बजे।